अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारा पास टॉपिक्स है वो है चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशंस। आज जो हम डिस्कशंस करेंगे अपने चैप्टर्स के बारे में वो चैप्टर नंबर आपके पास होगा 4, राइट। चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशंस, यानी फोर्स एंड मोशन के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। इसके बारे में हम पहले से थोड़ी सी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास लॉज ऑफ न्यूटन्स थे, न्यूटन्स लॉज थे। उसके बारे में हमने डिस्कशन की, न्यूटन्स के 3 लॉज थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट्स है हमारे पास वो है हमारे पास, अब जो डिस्कशंस करेंगे, जो टॉपिक्स है हमारे पास वो है फोर्स। फोर्स क्या है हमारे पास, आज हम जो डिस्कशंस करेंगे फोर्स के बारे में। व्हाट डू नो अबाउट द फोर्स, एक्सप्लेन द फोर्स, डिफाइन द फोर्स, ठीक है। तो इसको अब फोर्स हमारे पास क्या आता है, फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस द मोशंस। अब फोर्स क्या होता है, ऐसा एजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप लगाएं फोर्स तो उस पर एक्सलेशंस यानी वो बॉडी आपके पास मोशन में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी आपके पास रेस्ट में है, ठीक है, जब उस पर आप क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी क्या आएगी, वो बॉडी आपके पास मोशंस में आ जाएगी। मोशन का मकसद ये था, इसलिए कहा जाता है फोर्स इज इन एजेंट विच प्रोड्यूस द मोशंस इन अ बॉडी। बॉडी में क्या आ जाती है, मोशन आ जाती है। किस तरीके से, सब फॉर सपोज यहाँ पर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, अगर कोई किसी को पुश करेगा यानी उस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो क्या आएगा, उसमें मोशंस आ जाएगी। मोशन का मकसद होता है यानी एक्सलेशंस। तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यूटन्स, ये जो फोर्स है इसको अच्छी तरीके से न्यूटन्स लॉ ने डिफाइन किया था। फोर्स इज द प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। जो फोर्स था वो प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशंस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसमें कोई एक्सेलरेशंस पैदा नहीं होगी। तो ये आपके न्यूटन्स ने लॉज में हमें डिस्कशंस की थी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन, अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था, एवरी ऑब्जेक्ट इज स्टेट ऑफ द रेस्ट। वो स्टेट ऑफ द रेस्ट में रहेगा। जब तक रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक कोई आप आउटसाइडर फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर सकते तब तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग उसमें तब आएगी जब उस पर कोई फोर्स आप अप्लाई करेंगे। तो इसका मकसद हो गया, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट यानी मोशन में आ जाएगा, या उसको आप कह सकते हैं कि उसी ऑब्जेक्ट में एक्सलेशन पैदा हो जाएगी। तो इसको कहा जाता है फोर्स। यानी फोर्स आपके पास क्या है, फोर्स इज ए एजेंट। किस चीज का एजेंट है आपके पास, वो क्रिएटेड करता है, वो पैदा करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में आपके पास एक्सलरेशन, यानी वो बॉडी आपके पास मोशन में आ जाती है। यानी बॉडी में मोशन में आने में एक ही चीज का हाथ होता है कि बॉडी में जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें आपके पास मोशन आ सकता है, वरना उस बॉडी में कोई रेस्ट यानी रेस्ट में है तो वो आपके पास मोशन में चेंज नहीं हो सकती। तो इसका मकसद हो गया, किसी भी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी जो है आपके पास क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, और यहाँ उसमें आप एक्सलेशन पैदा हो जाएगी। तो इसको कहा जाता है फोर्स। फोर्स हमारे पास क्या होता है, इसको न्यूटन से सेकेंड लॉ ने अच्छी तरीके से डिफाइन भी किया था, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। फोर्स जो होता है वो हमारे पास, इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। जो फोर्स है हमारे पास वो प्रोडक्ट करता है यानी कॉम्बिनेशन होता है मास एंड एक्सेलरेशन की। मैंने कहा कि फोर्स किस चीज पर आप अप्लाई करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उस पर आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पर देखें एयर, यहाँ पर मैं फोर्स, कोई कहेगा मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट, किसी मास वाली बॉडी जो होती है ना उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो चीज आपके पास क्या होगी, यानी फोर्स में कन्वर्ट हो सकती है। पता चल सकता है कि ये चीज आपके पास फोर्स है या ये फोर्स आपके पास नहीं है। तो फोर्स हमेशा, फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड एक्सलेशन। यानी किसी भी फोर्स अप्लाई करें किसी मास के ऊपर तो वो मास क्या करेगी, उसमें एक्सलेशन पैदा होगी। यानी जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा एक्सलेशन पैदा होगी, एज नोन एज द फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन आप लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेशन। यानी फोर्स जो होता है हमारे पास मास एंड एक्सलेशन की क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, उनकी प्रोडक्शंस होती है, उनकी कॉम्बिनेशंस होती है। तो आप लोगों के पास ये हो गया, फोर्स इज एजेंट ऑफ प्रोड्यूस द मोशंस। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन यानी मोशन में आ जाएगी बॉडी। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि इसको हम मैथमेटिकली कंडीशन में लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एम इज द डिनोटेड बाय द मास एंड ए इज द डिनोटेड बाय द एक्सेलरेशन से। तो जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन्स।
ओके, आर यू फिजिक्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, किसी भी फोर्स को अगर कोई पूछा अबाउट द फोर्स, फोर्स इज ए एजेंट। मैं माइक क्लोज करें बेटा। Force and motion. फोर्स इज ए एजेंट व्हिच प्रोड्यूस द मोशन। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो प्रोड्यूस करता है, जो पैदा करता है मोशन। ठीक है, तो मोशन के कंडीशन में आ गई आपके पास, तो मोशन तब होगी किस चीज में पैदा होती है, मोशन किसी न किसी ऑब्जेक्ट में होती है, यानी कोई बॉडी है आपके पास, तो उसमें आप लोग यानी एक्सलेशन या मोशन में वो चीज आ सकती है। तो इसलिए हम इसको डिफाइन किया है, यानी अदर वर्ड्स में आप लोग इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जो होती है वो कॉम्बिनेशन होता है, प्रोडक्ट होता है आपके पास मास एंड एक्सेलरेशन का ही। उसका यूनिट जो होता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स। न्यूटन्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट है। तो ये थी आपके पास डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन, यानी फोर्स जो होते हैं वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास एंड एक्सेलरेशन के साथ। और उसका जो यूनिट होता है आपके पास, वो यूनिट है आपके पास न्यूटन्स। न्यूटन्स क्या है, फोर्स का यूनिट है। ये थी डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन होगी आपके पास, मास किसको कहते हैं, और वेट आपके पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, मास। मास क्या है आपके पास, मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, कंटेन इन द बॉडी इज द कॉल्ड मास। मास क्या होता है, वजन। वजन का मकसद, सपोज ये मेरे पास एक मोबाइल है, इसका वजन क्या है आपके पास, सपोज 5 ग्राम, 5 ग्राम आप इसका काउंट करें, तो 5 ग्राम क्या है इसका मास। मास क्या होता है, जो बॉडी का जो वेट है आपके पास, उसको हम क्या कहते हैं, मास। क्योंकि ये आप लोगों को याद है, मुझे याद है मैंने इस क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा डिस्कशन भी हमने की थी कि मास एंड वेट आपके पास किस तरीके से ये एक दूसरे के से कंपेयर करते हैं। तो मास हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी किस चीज को कहते हैं, जिसका वेट होता है, सपोज 5 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम, 10 kg, ये इसका क्या है, मास। ठीक है, तो फार्मूला आपके पास क्या है, आ जाए न्यूटन सेकंड लॉ, आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला था, और फोर्स के फार्मूले में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं कि F इज इक्वल आपके पास क्या है, F इज इक्वल टू ma। अब देखिए F यानी फोर्स, A मीन्स मास, A मीन्स एक्सेलरेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, मास, मास मीन्स m। अब m के साथ यहाँ देखिए A क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको बराबर की दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड में आ जाएगा, यानी m यहाँ पर ही पड़ेगी, A को हम उठा के F की तरफ लेकर जा रहे हैं, A इज मल्टीप्लाई, तो इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे F की साइड, तो A आपके पास क्या हो जाएगा, F के साथ डिवाइड में आ जाएगा, तो m इज इक्वल F डिवाइडेड बाय A। ओके राइट, ये हो गया इसका फार्मूला। अगर आपके पास पेपर में या कहीं भी आपको पास फाइंड द मास आ जाए, तो उसको ये फार्मूला आप अप्लाई करके मास की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मास का जो यूनिट होता है, वो यूनिट ऑफ द मास इज kg। kg क्या होता है, मास का यूनिट होता है। कभी भी आपके पास MCQs में आ जाए कि फाइंड द यूनिट ऑफ द मास इज इक्वल, क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, kg। अगर कहीं भी आप मास फाइंड करें तो उसके लास्ट में आप क्या करेंगे, kg। यहाँ से kg से पता चल रहा है हमें कि kg क्या होता है हमारे पास, यानी मास है आपके पास। किसी भी चीज का मास को फाइंड करते हैं हम kg, यानी किलोग्राम में आप फाइंड करेंगे तो वो मास ही होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होता है वेट। वेट क्या है हमारे पास, it is the force which attract toward the center of is called weight। weight हमारे पास क्या होता है, अब देखिए मास, मास क्या होता है, किसी भी चीज का kg, यानी जो आप क्वांटिटी फाइंड करें, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। वेट क्या होता है हमारे पास, जिस बॉडी को जमीन अपनी तरफ खींचे, किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी को, जिस बॉडी को जमीन अपनी तरफ खींचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेट। वेट क्या होता है, अट्रैक्ट ऑफ अर्थ टू ईच अदर, यानी जिस बॉडी पर अर्थ का अट्रैक्ट हो, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना आपके पास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यानी वो फोर्स जो बॉडी को जमीन के सेंटर की तरफ खींचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास वेट क्या है, वेट वो बॉडी आपके पास है, ठीक है, बॉडी का वेट जिसको जमीन अपनी तरफ खींचे। सपोज इसको ये आपके पास है, अगर मैं इसको यहाँ से हाथ छोड़ दूं तो ये कहां पर जाएगा, जमीन पर जाएगा। जमीन, ये क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, जमीन की अट्रैक्ट, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी जिस बॉडी को, जैसे आप लोगों ने न्यूटन ने कहा था, न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन, उसने क्या कहा था कि मैंने दरख्त में देखा एक एप्पल, वो वहां से जिसे गिरा था वो ऊपर नहीं गया, नीचे जमीन पर ही आ गया। तो इसका मकसद क्या हो गया, यानी ये सी एप्पल पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी ये वो नीचे आ गया, कहीं और साइड में नहीं चला गया, कहीं ऊपर नहीं चला गया, या इस साइड नहीं चला गया, इस साइड,
जैसे वो वहां से टूटा तो वो सीधा सा जिस तरीके से आ रहा था वो सेंटर आके जमीन पर गिर गया। तो उसने क्या किया, तो उसने कहा इसी एप्पल पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसी फोर्स को क्या क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी फोर्स ऑफ अर्थ। यानी वेट किसको कहते हैं, जिस बॉडी को जमीन अपनी तरफ खींचे, किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई बॉडी होती है, कोई वेट वाली बॉडी होती है, जिस बॉडी को जमीन अपनी तरफ खींचे तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट। तो वो आपके पास क्या है, वेट। वेट क्या होता है, जिस इट इज ए फोर्स व्हिच अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड्स, ठीक है, जिस बॉडी को जमीन अपनी तरफ खींचे, जिस ऑब्जेक्ट को जमीन अपनी तरफ खींचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। वेट का जो फार्मूला होता है, वेट इज इक्वल बराबर आपके पास क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है, यानी फोर्स के इक्वल ही होता है आपके पास। तो आपके पास वेट बराबर आपके पास फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, एम ए। अब एम ए का मकसद होता है वो आपके पास तो एक्सेलेरेशन पैदा हो रही है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन आपके पास क्या होगी, यहाँ पर एक्सेलेरेशन आपके पास होगी जी, यानी ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है हमारे पास, यानी वेट जब भी आप यूज करेंगे तो वहां पर आपके पास मास एंड ग्रेविटी की बात आएगी, और जब फोर्स की बात करेंगे तो आपके पास आएगा मास एंड एक्सेलरेशन। यानी फोर्स एंड वेट में ये डिफरेंस होता है, फोर्स जो होता है हॉरिजॉन्टल से होता है और वर्टिकल जो होता है आपके पास मास होता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं वेट। वेट क्या होता है आपके पास, वर्टिकल लाइंस में जो आप अप्लाई करते हैं वो आपके पास वेट में इंडिकेशन आ जाता है। तो आपके पास वेट में कंडीशन आगे, वेट आपके पास इट इज अ फोर्स व्हिच अर्थ अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब अट्रैक्ट करें किसी भी बॉडी को टू द सेंटर, सेंटर की तरफ, इज नोन एज द वेट। वेट का फार्मूला क्या आता है, एम जी। एम मीन्स मास, एम मीन्स मास एंड जी मीन्स ग्रेविटी, यानी आपके पास ग्रेविटी जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है। और आप लोगों को पता है जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी की आपके पास क्या होती है, वैल्यू होती है, जिसके तरीके से आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, वेट का, वेट का यूनिट वही फोर्स वाला, मैंने कहा फोर्स एंड वेट आर इक्वल, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है ये चीज है, वहां पर फोर्स बराबर होता है एम ए के बराबर, यहाँ पर वेट बराबर होता है एम जी के बराबर होता है। और इसका यूनिट जो होता है वही न्यूटन्स, जो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स, इसका भी वही फोर्स यूनिट है न्यूटन्स। तो ये थी आपके पास डिफरेंस बिटवीन द वेट एंड मास। वेट क्या होता है आपके पास, प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड एक्सेलरेशन की, यानी फोर्स एक्सेलरेशन कॉम्बिनेशन होता है, या इसको कहें डिस्कशंस कहते हैं जिसमें फोर्स एंड एक्सेलरेशन की, तो उसको मास कहते हैं। और वेट किसको कहते हैं, जिसमें डिस्कशंस की जाए आपके पास वेट एंड ग्रेविटेशनल, यानी मास एंड ग्रेविटी की, जिसमें मास एंड ग्रेविटी की डिस्कशंस की जाए तो इसको कहा जाता है, ये हमारे पास क्या है, वेट। अब आपके पास ये चीज आप फाइंड कर सकते हैं, जब भी यानी अर्थ की बात आए, यानी ग्रेविटेशनल की बात आए, ग्रेविटी की बात आ जाए, तो वहां पर समझ लें आपके पास वेट अप्लाई हो रहा है। और जहां भी आपके पास एक्सेलरेशन एंड मास की बात की जाए तो वहां पर आप समझ जाना, ठीक है, मास एंड सॉरी, जहां पर आपके पास फोर्स एंड एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वहां पर समझ लेना यहाँ पर आपके पास मास यानी क्रिएटेड होगा, यहाँ पर मास होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा वेट एंड मास में, मास जो होता है आपके पास वो आपके पास फोर्स एंड एक्सेलरेशन की कॉम्बिनेशन होता है, और जो वेट होता है वो आपके पास मास एंड ग्रेविटी की कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास। तो इस तरीके से आपके पास मास क्या होता है और हमारे पास वेट क्या होता है। वेट भी वजन होता है, ठीक है, पर वो वजन जो आपके पास वर्टिकल लाइंस में अप्लाई, जिस बॉडी को जमीन अपनी तरफ खींचे तो उसको हम वेट करते हैं। और मास वो होता है जिसका कोई क्वांटिटी हो, जिसका कोई वजन हो, सपोज 10 kg ग्राम ऑफ शुगर, शुगर के आपने 10 kg उठाए, तो ये आपके पास क्या है, मास है। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, कोई भी हैवी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वो हैवी चीज को हम क्या कहेंगे, वेट। यानी जो जमीन की तरफ आ जाए आपके पास, उस चीज को हम कहेंगे वेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से हमारे पास लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिस्कशंस, ये आप लोगों ने पहले भी की थे, जब इसके न्यूमेरिकल्स हम करते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लॉ, थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन्स भी कहते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ, वो तो थोड़ा सा आप लोगों को याद है, न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या कहा था, न्यूटन थर्ड लॉ से दैट टू एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शंस। याद है थोड़ा सा, न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या कहा था, एवरी एक्शन इज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन, यानी किसी भी चीज पर आप अप्लाई फोर्स अप्लाई करें उसका रिएक्शन आपके पास आएगा। मैंने जैसे कहा था, जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल पर 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ से दैट क्या कहा था,
आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी होता है इस पर 2 किस्म के फोर्स अप्लाई होते हैं, एक इक्वल अपोजिट फोर्स इक्वल फोर्स होता है यानी अपोजिट फोर्स यानी 2 फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स, एक आपके पास डाउनवर्ड फोर्स। तो किसी भी, जैसे आप लोगों ने मिसाल दिया है बॉल का, हम मिसाल उठा दें, जिस फोर्स के साथ उसको हम दीवार के साथ लगाते हैं उसी फोर्स की यानी अपोजिट रिएक्शन उसी फोर्स के साथ आ जाता है, तो न्यूटन का लॉ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम है ये भी इसी को अदर नेम्स कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ द मोमेंटम। ये आपके पास थर्ड लॉ ऑफ द मोमेंटम भी आप इसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोमेंटम कह सकते हैं। अब देखो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर देखिए लॉ का मकसद क्या होता है, यानी एक चीज की बाउंड्री होती है। लॉ का स्टेटमेंट का मकसद क्या होता है, यानी एक चीज की बाउंड्री है आपके पास। मोमेंटम का क्या मतलब होता है, मोमेंटम, व्हाट डू यू नो अबाउट द मोमेंटम, मोमेंटम की डेफिनेशंस क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द मोमेंटम। मोमेंटम होते हैं द कॉम्बिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होती है आपके पास मास एंड वेलोसिटी की। ये जो मोमेंटम वर्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी की प्रोडक्ट होती है आपके पास। ओके तो कंजर्वेशन का मतलब है क्या, कंजर्वेशन का मकसद होता है इसका। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या किया था, इसने क्या किया, 2 बॉल उठाए, यानी 2 बॉल्स या 2 ऑब्जेक्ट 2 बॉडीज उठाई, इनको आप क्या करें, अट्रैक्ट करवा रहे हैं यानी फोर्स अप्लाई करें। सपोज यहाँ से भी बॉडी आ रही है आपके पास और यहाँ से भी, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 बॉडीज है, ठीक है। अब इनको क्या कर रहा हूँ मैं, सरफेस पर मूव करवा रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पर आ रहे हैं, इन पर सेम फोर्स अप्लाई करें। जैसे यहाँ पर आके ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गए, एक दूसरे को अट्रैक्ट हो गए। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक फोर्स 1 और दूसरा फोर्स F2, F1 फोर्स एंड F2। अब बॉडी आपके पास क्या है, M1 एंड M2। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोग थोड़ा सा गौर करें, उसमें आपके पास क्या था, 2 बॉडी को अट्रैक्ट करवाते, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल इन दोनों बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करें वो फोर्स सेम है आपके पास। जहां से इसको कहेंगे F1 फोर्स, F2 फोर्स, इन दोनों बॉडी पर हमने लगाए, ये दोनों बॉडी एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, यानी यहाँ पर बॉडीज कितनी है, M1 एंड M2, और इसकी एक्सेलरेशन भी पैदा क्या हो गई, M1 A1 एंड A2 यानी एक्सेलरेशन। तो आपके पास क्या आ गए, आपके पास यहाँ पर जैसे यहाँ पर टक्कर होगी, अब देखिए यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है वो इक्वल होगा, तो टाइम कितने टाइम तक ये एक दूसरे को यहाँ पर अटैक करके बैठी हुई है, तो टाइम भी आपके पास क्या होगा, दोनों साइडों का, दोनों ऑब्जेक्ट का सेम होगा। जितना टाइम इनको यहाँ पर लगाएगा उतना ही टाइम इनको भी यहाँ पर, क्योंकि फोर्स आपके पास इक्वल है और इनके मास भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर जिस तरीके से आगे, जिस तरीके से यानी फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में ये अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मूव कर देंगे। जैसे आपकी ये हो गया इन्हीं की इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो गया इनिशियल, जिसको हम कोलियन, ठीक है, कह सकते हैं। इसको हम आगे जाके यहाँ आपको मैं आप थोड़ी सी समझा देता हूँ, फिर ये देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जैसे अट्रैक्ट हुए, जिस तरीके से फिर से ये उसी डायरेक्शन में आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते जाएंगी बॉडी, क्या होगा, इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, वो सेम ही आएगा, क्योंकि जितना फोर्स आप लोगों ने इस पर अप्लाई किया उसी फोर्स के साथ ये चीजें आपके पास यानी डिलीवरी हो रही है। अच्छा आप थोड़ी थ्योरी की तरफ यहाँ पर देखिए, आपके पास के लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर्स, ये आपके पास फंडामेंटल ऑफ द लॉ ऑफ नेचर्स है आपके पास। ओके एग्जांपल में देखिए यहाँ पर कंसीडर्ड अ बॉडी ए एंड बी, मैंने कहा 2 बॉडीज है आपके पास यानी 2 मास है, M1 एंड M2। अगर इसको आप कहें मास नंबर A एंड मास नंबर B, आप इस तरीके से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर आपके पास स्क्रीन में मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीन में आपके पास क्या है, M1 एंड M2 इज मूव, ठीक है, मूविंग क्या करें, मूव करें, M1 एंड M2 ये क्या करें, मूव करें, यानी इनमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, ठीक है, मूव करें इन द सेम डायरेक्शंस विद द वेलोसिटी, यानी सेम डायरेक्शन का मकसद क्या होता है, यानी देखें ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहे, ये भी इसी डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में क्या करें, सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, राइट। तो इसमें आपके पास वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी यानी U1 एंड U2। अब वेलोसिटी क्या है, यानी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एंड इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब क्या हो रहा है, इसने कहा 2 बॉडीज उठाई हमने, इनको सेम डायरेक्शन पर मूव करवाया, सेम डायरेक्शन पर मूव करवाया, तो इसमें मूव जब करती है तो इसमें क्या होती है, वेलोसिटी पैदा होती है, यानी M1 एंड M2 सॉरी U1 एंड U2 रिप्रेजेंट द U2 U1 एंड U2 आपके पास ग्रेटर देन होगी आपके पास। और आपके पास उसके बाद क्या होगी, यानी रिफ्लेक्शन का अमल होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन, जहां पर इनकी यानी यहाँ पर अट्रैक्शन की बॉडी ने फर्स्ट मास एंड सेकंड मास अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगी, वे फिर से यानी अलग हो जाएगी उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ही डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे तो इसमें आपके पास वही चीज यानी वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी। यहाँ पर क्या आपने यहाँ थोड़ा सा नोट कर लें आप लोग, V1
एंड V2 रिप्रेजेंट बाय द आफ्टर कोलिन। एक होता है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मकसद होता है यानी जो शुरू में आप लोगों ने कोलिन पैदा की बॉडी को अटैक है, इसको कहते हैं बिफोर। ठीक है, ये बिफोर का मकसद टक्कर खाने के बाद जब ये फिर से अलग हो जाएंगी तो इनको कहा जाता है आफ्टर कोलिन। आफ्टर कोलिन का मकसद होता है यानी टक्कर के बाद यानी अट्रैक्शन के बाद जो चीज आपके पास एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी पैदा हो रही है तो उसको कहते हैं आफ्टर कोलिन। ओके राइट। उसके बाद आपके पास मोमेंटम ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से मोमेंटम ऑफ सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। इधर आके देखें स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम्स। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम्स आफ्टर द कोलियन। आफ्टर मैंने कहा था ना इसमें टू किस्म की होती है, एक आपके पास इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, इनिशियल कोलियन को हम कहते हैं आफ्टर कोलियन एंड फाइनल को कहते हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब वापस जाते हैं तो उसको कहते हैं हम बिफोर कोलियन। ठीक है, एक आफ्टर एंड बिफोर। आपके पास यहाँ पर देखिए आफ्टर कोलियन में आपके पास क्या आ रहा है, M1V1 इज इक्वल M2V2 प्लस में आपके साथ इस चीज को इंडिकेशंस कर सकते हैं। अब ये चीज जब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपके पास क्या हो गया, टू मासेस टू एक्सेलरेशंस यानी वेलोसिटी आपके पास, तो क्या हो गया आपके पास M1V1 यानी किसी बॉडी में आप फोर्स अप्लाई करेंगे यानी मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। फिर आप दूसरे ऑब्जेक्ट मास पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें आपके पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैदा होगी। तो क्या हो गया M1 बराबर M1 इंटू V1 इज इक्वल क्या हो गया आपके पास M2V2 यानी इज इक्वल, ये चीज आपके पास कंसेप्ट। अब इसको कॉम्बिनेशन में करें अगर लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तो क्या चीज बन जाएगी, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल M1U1 प्लस M2U2। अब ये चीजें हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन में देखिए लिखा हुआ है M1U1 प्लस M2U2, ये हमारे पास बिफोर। ठीक है, बिफोर का मकसद है पहले वाली कोलियन जो आपके पैदा हुई। उसके बाद आफ्टर, उसके बाद जो चीज आपके पास प्रोवाइड हो गई वो थी आपके पास M1V1 प्लस M2V2। तो ये थी आपके पास लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होती है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिपेंड करते हैं हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पर टू ऑब्जेक्ट उठाए यानी टू मासेस उठाए, M1 एंड M2 टू मासेस उठाए। अब देखिए मैं बिफोर की बात कर रहा हूँ, बिफोर यानी शुरू वाली स्टार्टिंग वाली, मैंने दो मासेस उठाए, उन दोनों मासेस को मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स के बाद उसमें वेलोसिटी पैदा हुई। कितने मास उठाए, दो मास उठाए M1 एंड M2। ओके राइट, टू मासेस उठाए, इसमें फोर्स अप्लाई किया तो इसमें वेलोसिटी पैदा हुई। वेलोसिटी क्या हो गई, मास 1 में आपके पास मास 1 वेलोसिटी हो गई तो इसको लिखेंगे M1V1 यानी U2 आप सॉरी उसको आप U के साथ इंडिकेशन कर सकते हैं बिफोर को, यानी आपके पास क्या आ गया U1 M1U1। अब सेकंड बॉडी देखें आपके पास, सेकंड बॉडी, अब इसमें क्या है M2 यानी सेकंड बॉडी। अब इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें आपके पास ये हो गया M2U2 यानी टू मासेस पर फोर्सेस अप्लाई किए तो इसमें आपके पास वेलोसिटी 2 किस्म की आ गई। ये थी आपके पास बिफोर कोलियन। उसके बाद जैसे इनकी इंटरसेक्ट हुई, ठीक है, तो उसके बाद ये फिर से रिपेलिंग अपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो ये आपके पास क्या हो गया था M1, और इसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगी आफ्टर के बाद हम इसको V के साथ शो करते हैं यानी M1V1 प्लस ये सेकंड बॉडी आपके पास M2V2। तो इसलिए आपको कहा जाता है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होते हैं, टू बॉडीज को अट्रैक्ट कर